बजेंगे कब। और जब से मैं उठा हूँ तो बहुत बढ़िया, कुलवीर जी को पहले हमने सुना और अद्भुत आप काम कर रहे हैं। मेरी 5-6 दिन पहले बीसी सर से बात हो रही थी और बीसी सर ने बताया कि इस बार हिंदुस्तान में सारे रिकॉर्ड अगर कोई टीम तोड़ रही है तो वो टीम राकेश शर्मा जी और प्रमोद गुलाटी जी की डायरेक्शन वाली टीम। तो बीसी सर की ऑब्जर्वेशन है और उनकी ऑब्जर्वेशन हमेशा बिल्कुल एकदम सटीक रहती है। जैसे चुनाव से पहले जो सर्वे आते हैं तो उस प्रकार का उन्होंने उद्घोष किया है। और निश्चित रूप से जैसे गुलाटी जी बता रहे थे अभी, प्रेमलाल जी, महेंद्र यादव जी और रमेश वर्मा जी का इब्राल जाना और बाकी लोगों का पाल स्टार पल और दूसरी बहुत सारे लेवल जाना, ये बताता है कि आगाज बहुत अच्छा है। और मैं भी उसमें थोड़ी सी आहुति डालना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके सामने। और चूंकि समय लिमिटेड है हमारे पास में, तो सीधा मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ ताकि कम समय में हम ज़्यादा बातचीत कर सकें। सो राइट, सबसे पहले एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आज के इस खास सेशन में। और मैं सीधा अपने विषय पे आना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। दुनिया के जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनकी बात का अपना एक इम्पैक्ट रहता है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के माध्यम से ये कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, एक अपॉर्चुनिटी है। Recording in progress. अगर हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात करें, जो दुनिया के जाने माने ऑथर हैं, वो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग गिव्स पीपल द अपॉर्चुनिटी विद वेरी लो रिस्क एंड वेरी लो फाइनेंशियल कमिटमेंट टू बिल्ड देयर ओन इनकम जनरेटिंग एसेट्स एंड एक्वायर ग्रेट वेल्थ। अभी कुलवीर सिंह जी को हम सुन रहे थे तो वो भी यही कह रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग फास्ट आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। और वही बात रॉबर्ट टी कियोसाकी कह रहे हैं कि वेरी लो कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट, आपकी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है और उसके माध्यम से आप बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। शुरुआत में हमारे से ये पूछा जाता था और हम बताते थे कि आरसीएम से हमें कितनी इनकम प्राप्त हुई। और अभी हालांकि वैसा कोई ट्रेंड है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है और हम याद भी करते। लेकिन राकेश शर्मा जी को अगर ये याद करना पड़े कि आरसीएम से कितना पैसा प्राप्त किया, तो राकेश शर्मा जी ने जो पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे फ्लैट खरीदे हुए हैं हर सोसाइटी में, तो राकेश शर्मा जी उनकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं कि आज एक फ्लैट की कितनी कीमत है और वो सारी कैलकुलेट करते हैं तो फिर वो करोड़ों में हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं अगर अपनी कैलकुलेट करूं तो, क्योंकि पहले तो हमारे पास में कुछ था ही नहीं, जितना भी आज है, जो कुछ भी है, वो सब आरसीएम की ही देन है, आरसीएम से ही मिला है। मैं अगर घर देखूं, मैं स्टूडियो देखूं, मैं फार्म हाउस देखूं, मैं दूसरी और तमाम चीज़ें देखूं, वो सारी की सारी प्योर इनकम आरसीएम से जनरेट की गई इनकम है। तो ठीक इसी प्रकार से आज आप आरसीएम से अपनी इनकम बताते हैं कि पिछले महीने कितना आया और थोड़ा कैलकुलेट अगर आप कर लेते हैं तो वो बताते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपका कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा। आप अपने एसेट्स देखेंगे और फिर उनको मार्केट वैल्यू देखेंगे और फिर आप बताएंगे कि आरसीएम से आपने इतना कमाया है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी यही कह रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ी वेल्थ डायरेक्ट सेलिंग से क्रिएट कर सकते हैं। स्टीफन आर कवी एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल दुनिया में बहुत फेमस है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज कम टू एज। नेटवर्क मार्केटिंग अब उस दौर पे, उस जगह पे आ गया है, इट इज अनडिनाइएबल, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इट हैज बिकम ए वे टू एंटरप्रेन्योरशिप
एंड इंडिपेंडेंस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, कि अब ये वहां पे आ गया है जहां ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक रूप बन गया है और मिलियंस ऑफ पीपल इसके माध्यम से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। जैसे हमारे आरसीएम के 3 मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी भी हम उसको कह सकते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर का ही एक रूप है। तो स्टीफन आर कवी, जिनका डायरेक्ट सेलिंग से नाता नहीं है, वो भी ये कह रहे हैं कि अब ये उस मुकाम पे आ गया है, उस दौर पे आ गया है जहां आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप सबको मालूम है कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आ गई हैं। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोर्सेज स्टार्ट हो गए, एमबीए और बीबीए पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बताती हैं कि न केवल मात्र अमेरिका, न केवल मात्र यूरोप, अभी तो हमारे देश में भी हम उस महत्वपूर्ण मुकाम पे हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिग जिगलर एक और बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी किताब सी यू एट द टॉप वर्ल्ड फेमस बुक है। वो कहते हैं कि होम बेस्ड बिजनेस ऑफर्स इनॉर्मस बेनिफिट्स। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहते हैं कि एक होम बेस्ड बिजनेस आप अपने घर से शुरुआत कर सकता है, बहुत सारे लाभ आपको इससे मिलते हैं, इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ ट्रैवल, टाइम सेविंग, एक्सपेंस रिड्यूशन, फ्रीडम ऑफ शेड्यूल एंड द अपॉर्चुनिटी टू मेक योर फैमिली योर प्रायोरिटी एज यू सेट योर गोल्स। वो कहते हैं कि जो जो आप अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करते हैं वो सारे के सारे आप गोल प्राप्त कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इसके लिए आपको कोई करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करती, आप अपने घर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग की वकालत करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, और वो कहते हैं कि हम सब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ जाना चाहिए। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें दुनिया की सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वाई डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में अगर मैं बातचीत करूं तो मैं घंटों इस पर बातचीत कर सकता हूं। और क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस का भी हिस्सा हूं और बहुत क्लोजली जानता हूं सरकार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या सोच रही है, क्या क्या और नए बदलाव आने की संभावना है, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां किस तरीके से काम करती हैं, कितने तरीके के प्लान रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इसलिए बहुत डिटेल में इस पर बातचीत कर सकता हूँ। लेकिन मैं डिटेल में बातचीत नहीं करूँगा, बस मैं अपने उस अनुभव को इस रूप में कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। हम बेस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं और इसमें जब मैं ऐसा कहता हूं कि हम बेस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं तो इसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लेता हूं, और नए क्रेडिट आपको लेना चाहिए कि आप बेस्ट के साथ में आप इसलिए जुड़े क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप में दिमाग बहुत ज़्यादा है। अभी तो हम इसलिए जुड़े क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे ऊपर में कृपा की। अदरवाइज़ तो हमें जो भी मिल जाता है पहली बार में हम उसे ही बेस्ट मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो को बेस्ट मान रहे हैं, बहुत सारे लोग मनी सर्कुलेशन कंपनियों को बेस्ट मान लेते हैं और एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं कि फिर उससे कभी निकल नहीं पाते हैं। लेकिन हम वाकई हिंदुस्तान की बेस्ट एसोसिएशन, बेस्ट कंपनी के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए हमेशा। आरसीएम एक बड़ा अवसर हम लोगों की ज़िंदगी में आया है और बहुत बार जब हमारी ज़िंदगी में अवसर आते हैं तो हम उसे पहचान नहीं पाते। अवसर के बारे में जब इसको विजुलाइज किया जाता है, जब इसकी पिक्चर दिखाई जाती है, तो अवसर की पिक्चर कुछ इस रूप में होती है कि जैसे एक व्यक्ति के चेहरे के ऊपर में, चेहरे मतलब उसके सिर के बहुत सारे बाल हैं और उसके बहुत सारे बाल जो हैं उसके चेहरे पे आए हुए हैं। तो अवसर की तस्वीर वैसी होती है कि अवसर एक व्यक्ति को, अवसर को हम एक व्यक्ति माने तो उसके चेहरे पे बहुत सारे बाल ढके हुए हैं, और जब वो आपके सामने आता है तो आपको अवसर बालों के पीछे छुपा होता है, चेहरा बालों के पीछे छुपा होता है, तो वो दिखाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है बालों के बीच से। तो आपकी पैनी नज़र चाहिए उस अवसर को पहचानने के लिए जो बालों के पीछे छुपा हुआ होता है।
अगर आपने उसे पहचान लिया तो आप उन बालों को हटा के और उसको अच्छे से देख पाएंगे और उसे प्राप्त कर पाएंगे, उसे ग्रैब कर पाएंगे। लेकिन एक बार अगर अवसर आपकी जिंदगी से चला जाता है तो पीछे का जो हिस्सा होता है अवसर का वो बिल्कुल टकला होता है, बिल्कुल गंजा होता है। आगे बाल है, पीछे बिल्कुल एकदम खाली है। पीछे से अगर आप अवसर को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो अवसर पीछे से आपकी पकड़ में नहीं आएगा और फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी जब भी आती हैं हमारी जिंदगी में, उसको पहचानना पड़ता है अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से, अपनी विजडम से। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ से भी एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अवसर आपके हाथ से निकल जाए और आप फिर बाद में पछताते रहें। मैं अगर आप सबसे ये प्रश्न करूं कि आप में से डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग कहेंगे कि यस, हम बनना चाहते हैं। फिजिकल हैंड सब पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने डायमंड बनना है, वाकई आप डायमंड बनने के लिए सीरियस हैं, तो फिर आपको सिस्टम के साथ में काम करना पड़ेगा। और अभी कुलवीर जी का जो हम इंटरव्यू देख रहे थे उसमें भी हम लोग सिस्टम की बातचीत कर रहे थे। बेसिक सिस्टम का हिस्सा है, कोर और कार्डिनल सिस्टम का हिस्सा है। तो कोर स्टेप की जब हम बात करते हैं तो कोर स्टेप में हम लोग सबसे पहले हम कोर की बात करते हैं। और कोर में जो पहला ही पॉइंट है हमारा, पहला ही जो स्टेप है वो कहता है सेट योर गोल। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। और ये कोर स्टेप में इसलिए डाला गया है बिकॉज इट इज एन एनर्जी बूस्टर। ये ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आपके अपने लक्ष्य हैं जीवन में तो आपको किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका लक्ष्य हमेशा आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, कभी थकने नहीं देगा। तो आज हम थोड़ी सी इसी पे बातचीत करते हैं। और वैसे भी सितंबर का महीना है, लास्ट के 2 दिन, महत्वपूर्ण 2 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। तो इन 2 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा गोल के बारे में समझते हैं। गोल से पहले का जो स्टेप है वो है ड्रीम, जिसको हम सपना कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक बढ़िया घर चाहिए, मुझे अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे आरसीएम में रॉयल्टी पे जाना है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सपने हैं। सपने में और लक्ष्य में जो मोटा अंतर है वो मोटा अंतर ये है, व्हेन द डेट ऑफ अचीविंग ए ड्रीम इज फिक्स्ड देन इट बिकम्स ए गोल। जब एक सपने को प्राप्त करने की तिथि निर्धारित हो जाती है फिर वो लक्ष्य बन जाता है। जैसे आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि आप रॉयल्टी जाएंगे, इमराल्ड जाएंगे, स्टार इमराल्ड जाएंगे, लेकिन आपने फिक्स कर दिया कि अब मैंने इसको सितंबर में जाना है, सितंबर 2025 में जाना है। तो आपके जो सपने थे वो गोल में कन्वर्ट हो गए। बहुत सारे लोगों के सपने सितंबर में गोल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप उनको प्राप्त कर रहे हैं और बहुत सारे साथियों ने प्राप्त भी कर लिए हैं। तो मोटा अंतर ये है, जब सपने के पीछे डेट आ जाती है तो फिर वो लक्ष्य में परिवर्तित हो जाता है। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग एक स्किल है, एक कौशल है। और जितने भी कौशल हैं उनको सीखा जा सकता है। स्किल दैट यू कैन लर्न, इसको सीखा जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखा गया है। मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा गोल की क्या इम्पोर्टेंस है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, बी ए गोल ओरिएंटेड पर्सन। एक ऐसे इंसान बन जाए आप जो हर काम को लक्ष्य में परिवर्तित करके करता है, उसे हम कह लेंगे गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल। कोई भी काम आपने करना है उसको पहले गोल में परिवर्तित करो और फिर उसको करो। आज 28 सितंबर है। 28 सितंबर को आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप सुबह उठते ही काम लिखिए कि आज मैंने ये काम करने हैं। डेट और टाइम फिक्स है कि आज ये काम मैंने 28 तारीख रात को सोने से पहले करने हैं। कामों की लिस्ट आपके सामने आ गई है और पूरा दिन आप उस
टू डू लिस्ट, जो आपके काम आपके सामने रखे गए हैं उनको ध्यान में रख के अगर आप करेंगे तो आपने एक दिन का गोल बना लिया और आपने उसको पूरा कर लिया। आपने किसी मीटिंग की तैयारी करनी है, अगले 2 दिन में अगर आपने जो मॉर्निंग सेशन रहता है सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, उसकी तैयारी करनी है, तो आप टारगेट बनाएं कि मेरी टीम से अगर 50 लोग बैठते हैं तो मैंने अगले 2 दिन में कम से कम भी 100 लोगों को बैठाना है। तो उसके लिए आप एक गोल बनाएंगे कि 100 लोगों को बैठाना है, कल सुबह बैठाना है, कहाँ से बैठाऊँ, कैसे बैठाऊँ, वो एक प्लानिंग बन जाएगी। तो वो आप पे गोल सेट हो गया। फिजिकल मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं अपनी टीम के साथ में, आजमगढ़ में मीटिंग है, हर महीने मीटिंग रहती है, तो वहाँ आप लक्ष्य बनाते हैं कि मैंने अपने ए ग्रुप से इतने लोगों को बैठाना है, बी ग्रुप को इतने लोगों को, लक्ष्य बना लिया। और लक्ष्य बनाने के बाद में फिर आप प्लानिंग करेंगे, उसको अचीव करेंगे, उसकी एक प्रक्रिया है लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो बी ए गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल, इसको अपनी आदत में शुमार कर लेंगे तो फिर ये आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना देगा। हु इज गोल ओरिएंटेड? गोल ओरिएंटेड कौन है? कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमारे शरीर में 79 ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन का, हर अंग का जो हमारे शरीर में मौजूद है उसका एक स्पष्ट लक्ष्य है, बहुत क्लियर लक्ष्य है उसका कि उसने अपने शरीर में क्या करना है। ठीक इसी प्रकार से हमारे भी जिंदगी के लक्ष्य अगर स्पष्ट हो जाएं, जिस प्रकार से हमारे शरीर के हर अंग के लक्ष्य स्पष्ट हैं, तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। जैसे हमारे हृदय का जो लक्ष्य है, हार्ट सेट गोल इज पंपिंग ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स। हमारे हृदय का एक ही काम है कि हमारे पूरे शरीर में वो रक्त का संचार करता है। अगर आपकी आंख कमजोर हो जाए, नजर कमजोर हो जाए, कान से कम सुने, तो आप हार्ट को ये नहीं कह सकते कि हार्ट भाई आप इतना सारा काम करते हो तो थोड़ा ये वाला काम भी कर दो, तो वो हार्ट का काम नहीं है। हार्ट अपना ही काम करेगा, वो फोकस्ड है उसके लिए। आपकी ब्रेन्स का एक अपना काम है, सेट गोल टू सेट डायरेक्शन टू द बॉडी। ठीक इसी प्रकार से आपकी आंखों का सेट काम है, ठीक इसी प्रकार से आपके कानों का एक सेट काम है सुनना। तो हमारे ऑर्गन्स का एक सेट काम है, वो हमारे शरीर में और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमें एक शिक्षा दे रहे हैं, एक लेसन दे रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, उसी प्रकार से हमारे साथ में ज़्यादा लोगों के साथ में दिक्कत क्या है कि हमें मालूम नहीं कि इस धरती पे हम किस लिए आए। हमारे शरीर के ऑर्गन्स को तो मालूम है कि हमारा क्या काम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं वो किस लिए आए हैं और वो बस चले जा रहे हैं। जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है और ऐसे ही जिंदगी बिता के चले जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में जो महान लोग हुए हैं, उन सब की एक खास विशेषता थी कि उनको मालूम था कि उन्होंने इस धरती पे किस लिए जन्म लिया है, वो इस धरती पे किस लिए आए। आज से 7000 साल पहले भगवान श्री राम इस धरती पे आए एक सेट गोल के लिए। जब आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि भगवान श्री राम इस धरती पे किस लिए पैदा हुए थे। उनका लक्ष्य उनके जन्म से पहले ही निर्धारित था। महात्मा बुद्ध 2500 साल पहले धरती पे आए, उनका लक्ष्य निर्धारित था। क्रिस्ट यीशु 2000 साल पहले पृथ्वी पे आए, उनका लक्ष्य निर्धारित था। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब इस पृथ्वी पे आए 1400 साल पहले, उनका लक्ष्य निर्धारित था। लगभग 500 साल पहले सिख धर्म के प्रणेता गुरु नानक देव इस धरती पे आए, उनका लक्ष्य निर्धारित था। और ठीक इसी प्रकार से आज से 68 साल पहले जब टीसी छाबड़ा सर इस धरती पे आए, उनका भी लक्ष्य निर्धारित था कि मैंने एक नए भारत का निर्माण करना है और एक बहुत बड़ी सेना तैयार करनी है जो इस नए भारत के निर्माण में सहयोग करे।
मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आपका जिंदगी का कोई इस प्रकार का लक्ष्य तय है? हमें जिंदगी में क्या करना है? अगर आपका लक्ष्य तय हो जाएगा तो फिर आप आज एक साधारण इंसान अपने आप को मानते हैं और दुनिया, आपके घर वाले आपको मानते हैं, लेकिन जिस दिन आपका लक्ष्य बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, उस दिन आप साधारण नहीं असाधारण बन जाए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। दशरथ मांझी एक गांव में पैदा हुआ, बिल्कुल एक साधारण इंसान। उसने अपनी जिंदगी में एक सेट गोल बनाया, एक लक्ष्य बनाया। जहां वो रहते थे वो एक ऐसा क्षेत्र था, वहां से अगर शहर में जाना होता था, टाउन में जाना होता था, तो रास्ते में एक पहाड़ आता था। तो एक ही तरीका था, उस पहाड़ को पूरा क्रॉस करके जाते थे और बहुत सारा समय लग जाता था। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि दशरथ मांझी जी की जो धर्म पत्नी थी, वो एक बार बीमार हुई। उनको प्रसव होना था, बच्चा पैदा होना था और उनको हॉस्पिटल में लेके जाना था। और चूंकि रास्ते में पहाड़ आ रहा था, उस पहाड़ को जब वो क्रॉस करके गए तो वो उनको बचा नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। और दशरथ मांझी जी का एक लक्ष्य बना कि मैंने इस पहाड़ को काट देना है। अगर ये पहाड़ रास्ते में नहीं होता तो मैं समय पे अपनी पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचा पाता। और दशरथ मांझी जी का एक लक्ष्य बन गया कि मैंने इस पहाड़ को काटना है। और वो सेट गोल था कि he cut a 364 feet long mountain to create a road। एक 360 फीट ऊंचे पहाड़ को काट के और उसमें से रास्ता बनाना। He spent first 2 years beginning the government to build this road। पहले 2 साल उसने सरकार से गुहार की, एप्लीकेशन लगाई, जहां जहां उसको लगता था कि लोग उसकी सुन सकते हैं कि यहाँ पे एक रोड बनना चाहिए। और फाइनली जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, उसने सोचा कि मैं खुद ही इस काम में जुट जाऊंगा। काम हालांकि बड़ा दिखता था, लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये तेरे से नहीं हो सकता, संभव नहीं है, 360 फीट ऊंचे पहाड़ को तो कैसे काट सकता है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसके पास में कुछ बकरियां थी, उन्होंने उसको बेचा और एक छीनी और एक हथौड़ी लेके वो अकेला ही उस इतने बड़े पहाड़ को काटने के लिए लग गया। और हम भी बहुत सारे लोग अपलाइन के भरोसे रहते हैं, दूसरे लोगों के भरोसे रहते हैं कि वो मेरी हेल्प करते हैं, वही मेरे लक्ष्य को पूरा करते हैं। लेकिन जब तक आप खुद मैदान में नहीं उतरते हैं, कोई आपकी सहायता नहीं करता। दशरथ मांझी की कहानी बता रही है कि जब वो मैदान में उतरे, जब वो खुद उतरे, खुद पागलों की तरह काम करते रहे, फिर गांव वालों ने भी उनका सहयोग किया और सरकार ने भी उनका सहयोग किया और फाइनली जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। महात्मा गांधी जी का भी एक सेट गोल था। जब वो दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे, वकालत करते थे, और 1983 में वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास कैबिन से बाहर निकाल दिया और ये कह दिया कि आपको यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है। इंडियंस आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास कैबिन। उस समय गांधी जी का एक सेट गोल बना, एक इमोशनल गोल बना और उन्होंने कहा प्लेटफॉर्म पे कि आज तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। और उस लक्ष्य के प्रति महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और एक बहुत बड़ा कारण बना वो घटना और महात्मा गांधी जी का वो मूवमेंट, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को आजादी। तो क्या आपकी भी जिंदगी में कुछ इस प्रकार के स्पष्ट लक्ष्य हैं? अगर आपके कुछ स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप बनाइए। आपका स्पष्ट लक्ष्य सितंबर का तो है, वो मुझे मालूम है, और आज हम उस पर बात भी करेंगे कि किस प्रकार से आप उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका जिंदगी के प्रति भी स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि इस जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं। और जो गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल होते हैं, उनके पास में उनके 2 फंडामेंटल क्वालिटीज होते हैं, 2 मुख्य गुण होते हैं उनके पास में। पहला गुण होता है कि वो अपने गोल से प्यार करते हैं। Creating a goal is like having a child. You must take full responsibility, nurture it with love and dedication.
एक गोल होना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक छोटे बच्चा हमारे पास में होता है और हम अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पड़ोसी के हवाले नहीं छोड़ देते हैं कि बच्चा मैंने पैदा कर दिया अब तुम संभालो। तो वो बच्चा हमारी जिम्मेवारी होता है बीइंग ए पेरेंट्स, और हम उसे नर्चर करते हैं, उसको प्यार देते हैं, उससे पूरे डेडिकेशन के साथ में उसे परवरिश करते हैं एंड स्टे कमिटेड डिस्पाइट चैलेंजेस। जब चैलेंजेस आते हैं, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और कुछ इश्यूज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे प्यार करते हैं, उसे सही डायरेक्शन देते हैं। द रिवार्ड लाइज इन विटनेसिंग इट्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। और जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है, जब वो पहली बार जिंदगी में चलता है, पहली बार स्कूल जाता है, कुछ बोलता है, तो उन चीज़ों को हम इंजॉय करते हैं और वो हमारे रिवार्ड बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपका स्पष्ट लक्ष्य हो, और जब आप उस लक्ष्य को पूरे कर रहे हैं, जब छोटे छोटे गोल्स को आप प्राप्त कर रहे हैं, तो उन घटनाओं के आप साक्षी बने और उससे आप अपनी एनर्जी को और बढ़ाएं। तो जो गोल इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में गोल किसी ने सेट किया है, चाहे पॉलिटिक्स में किसी ने गोल सेट किया है, किसी को ट्रेडिशनल बिजनेस में गोल सेट किया है, आरसीएम में गोल सेट किया है, तो आपका जो भी गोल है वो डायमंड की पिन गोल हो सकती है, वो कोई लग्जरी कार पिन हो सकती है, वो कुछ भी गोल आपका हो सकता है। तो पहली कंडीशन है कि आप उसे प्यार कीजिए, और जिस प्रकार बच्चे की परवरिश करते हैं उसी प्रकार से अपने लक्ष्य की परवरिश कीजिए। और दूसरी चीज है वो है पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं। द इंटायर जर्नी ऑफ ए गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल हैज टू बी बिल्ड अपॉन द फाउंडेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ में बढ़ते हैं तो बहुत बार आपको निराशा होगी, बहुत बार आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, बहुत बार आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा। आपका जो सितंबर का गोल है जो आपने सेट किया था, हो सकता है कि कुछ लोगों को भी लग रहा हो कि यार अभी तो 2 दिन ही बचे हैं, 2 दिन में कैसे पूरा हो पाएगा। ऐसी स्थिति में जब आपको लगे कि कैसे पूरा हो पाएगा, उस समय पॉसिबिलिटीज वाली जो क्वालिटी है वो आपके सामने आनी चाहिए। आपको लास्ट मोमेंट तक संघर्ष करना है, हथियार नहीं डालने हैं। उसी पॉजिटिविटी के साथ में अपने लक्ष्य के ऊपर में काम करना है, जिस पॉजिटिविटी के साथ में आप क्रिकेट मैच देखते हैं और जब भारत को जीतने के लिए लास्ट ओवर में 30 रन की आवश्यकता रहती है और आप उम्मीद जिंदा रखते हैं कि 30 रन चाहिए, 6 बॉल हैं, अगर 6 बॉलों पे छक्का लगे, 5 बॉलों पे छक्का लगे तो भी जीत जाएंगे। आप फिर भी ये सोचते हैं कि नहीं, अगर 4 पे छक्का लगे, 4 छक्का 24, और 1 बॉल पे चौका लगे और 1 खाली चली जाए तो भी जीत जाते हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी रहती है ना कि लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए तो भी जीता जा सकता है और मैच आप बंद नहीं करते हैं, तो उसी प्रकार की पॉजिटिविटी आपको अपने लक्ष्य के प्रति रहनी चाहिए। और जो लास्ट में 2 बॉल बच जाती हैं और 12 रन रह जाते हैं, फिर भी आप हिम्मत नहीं आते, आप लगता है कि नहीं ये जो प्लेयर है ना ये कमाल कर सकता है, ये 2 बॉल पे छक्के लगा के हमें जिता सकता है, फिर भी आपके अंदर पॉजिटिविटी है। और लास्ट बॉल पे अगर 7 रन चाहिए, फिर भी आपको ये लगता है कि जीत सकते हैं, आप उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये लास्ट बॉल है ना, 9 बॉल करवा दे भगवान, तो 9 बॉल का भी एक एक्स्ट्रा रन मिल जाएगा और इस पे कुछ रन मिलेंगे, वो मिलेंगे, और फिर लास्ट बॉल 1 और बच जाएगी। तो वो जो पॉजिटिविटी है ना आपके अंदर में, हमारे अंदर में, तो वही पॉजिटिविटी आपको लक्ष्य के प्रति भी रहनी चाहिए। आपने हथियार नहीं डालने हैं, आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं यार अभी तो 2 दिन रह गए, 2 दिन में क्या होगा। मेरा अपना ये मानना है कि आप अगर हारे तो एक विनर की तरह हारे, लूज लाइक ए विनर। लूज लाइक ए विनर का मतलब ये है कि अगर अब कभी ऐसा हो कि आप लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, लास्ट मोमेंट तक आप जान लड़ा दीजिए। आपके अपलाइनों को, आपकी डाउनलाइन को ये मालूम चलना चाहिए कि यार मेरे पास में जो ये व्यक्ति है ना, मेरी अपलाइन या डाउनलाइन में एक कमाल का व्यक्ति है, इसने हिम्मत नहीं आ रही, ये लक्ष्य तो पूरा नहीं कर पाया लेकिन इसने दिल जीत लिया। तो वो एक जज्बा, वो एक वैसी पॉजिटिविटी आपके पास में होनी चाहिए जब आप
गोल्स को प्राप्त करने की जर्नी पे निकलते हैं तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहला, लव, प्यार करें आप अपने लक्ष्य से, और दूसरा, पॉसिबिलिटीज से भरे हुए आप होने चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हम छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके हम उसमें संतोष कर लेते हैं। हमें ये लगता है कि बहुत हो गया है। जैसे आर.एल. स्टेन करके एक राइटर थे, और आर.एल. स्टेन ने 100 किताबें लिखी। कितनी किताबें? 100 किताबें लिखी। और 100 किताबें लिखने के बाद में उन्होंने सोचा, ही हैड रिटन इन अ बुक, उसने लिखा कि 100 किताबें बहुत हो गई हैं, और वाकई 100 किताबें बहुत होती हैं। वो थोड़े कंफर्ट जोन में चले गए, जैसे हम में से कुछ लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं रॉयल्टी पे, फॉल्ट पे जाने के बाद में, तो वो भी कंफर्ट जोन में चले गए। लेकिन अचानक क्या हुआ? बट देन ही हर्ड ऑफ रियोकी इनोए, ए ब्राजील ऑथर हु हैज रिटन ओवर 1000 बुक्स। उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति के बारे में सुना जिसने 1000 किताबें लिखी थी, और उनको सुन के उनके अंदर में प्रेरणा जाग गई। और जिस व्यक्ति ने 100 किताबें लिख के मान लिया था कि बहुत हो गया है, उन्होंने उसके बाद he got so inspired that he wrote 150 more books after that। उसके बाद उस व्यक्ति ने 150 किताबें और लिख दी, क्योंकि उसके सामने उसकी इंस्पिरेशन। तो हमारे सामने भी आपने एक लक्ष्य प्राप्त किया, आप उसमें संतुष्ट मत होइए। आपकी जिंदगी में आपकी कुछ इंस्पिरेशन होनी चाहिए, जिनको देख के आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार की एक कहानी है माइकल फिलिप्स की। बहुत सारे लोग शायद माइकल फिलिप्स के बारे में जानते हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाले स्विमर रहे हैं, एथलेटिक्स रहे हैं माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स वाज इंस्पायर्ड बाय मार्क स्पीच, who had won 7 gold medals in 1972 म्यूनिख ओलंपिक। बहुत छोटे थे माइकल फिलिप जब उन्होंने देखा कि एक ओलंपिक में मार्क स्पिंस ने 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। उन्होंने उनको अपने इंस्पिरेशन माना और ये लक्ष्य बनाया। वो एक गोल्ड मेडल से संतुष्ट नहीं, उन्होंने लगा कि नहीं, मार्क स्पिंस से ज़्यादा गोल्ड मेडल मैंने लेने हैं। एंड फ्रॉम देन ऑन his goal was win more gold medals than Mark। and in 2018, कितने साल के बाद में, उस घटना के लगभग 36 साल के बाद में, इन बीजिंग ओलंपिक, माइकल बिकम फर्स्ट एवर एथलीट टू विन 8 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स, और अकेले बंदे ने 8 गोल्ड मेडल जीत लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई इंस्पिरेशन थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे 2 ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार माउंटेन एवरेस्ट पे गए। जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को पहली बार फतेह किया, वो कहते हैं कि वी वर इंस्पायर्ड बाय जॉर्ज मेलोरे एंड एंड्रयू इरविन, जो और दूसरे माउंटेनियर थे, उनसे वो इंस्पायर होकर वहाँ तक पहुँचे। तो मेरा आपसे प्रश्न है, हु इज योर इंस्पिरेशन? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? क्या आपकी इंस्पिरेशन आपकी बगल में रहने वाली वो सिर्फ एक क्रॉस लाइन है जो स्टार पल के लेवल पे है और आपने ब्रांड अचीव कर लिया तो आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत ली है? या आपकी इंस्पिरेशन प्रमोद गुलाटी है? या आपकी इंस्पिरेशन ग्रेट सफायर राकेश शर्मा जी हैं? या आपकी इंस्पिरेशन मुकेश कोठारी जी हैं? या आपकी इंस्पिरेशन दूसरे लोग हैं? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? कैसा बनना चाहते हैं? उसकी क्लैरिटी आपके पास में होनी चाहिए, जिससे आपको प्रेरणाएं मिलेंगी और जो आपको कभी थकने नहीं देंगी। आज हम बहुत डिटेल में बात नहीं करते इन सारी चीज़ों के बारे में। आज हम लोग गोल्स की बात करेंगे और सिर्फ इस महीने के गोल की बातचीत करेंगे। हालांकि जब आप टाइप ऑफ गोल्स की बात करते हैं तो कई तरह के गोल रहते हैं। लाइफ गोल रहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल रहते हैं, अगले 2 से 5 साल में जो हमें प्राप्त करने हैं। मिड टर्म गोल रहते हैं, 2 से 5 साल के बीच वाले। शॉर्ट टर्म गोल रहते हैं, अगले 6 महीने से 2 साल में हमने जो अचीव करना है। और मंथली गोल रहते हैं, अगले 1 महीने, इस महीने से मैं क्या प्राप्त करना है। और अगले 6 महीने वाले गोल्स को हम मंथली गोल की कैटेगरी में हम लोग लेते हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इस महीने के गोल की बातचीत करेंगे।
तो मेरा आपसे अब एक और प्रश्न है, व्हाट इज योर सितंबर मंथ स्पेसिफिक गोल? इस महीने का, सितंबर महीने का, इन 2 दिन जो आपके बचे हुए हैं, तो इसका आपका स्पष्ट गोल क्या है? इन 2 दिनों का आपका स्पष्ट गोल ये हो सकता है, मान लेते हैं कि आपने टारगेट सेट किया कि आप सितंबर में रॉयल्टी पे जाएंगे, 5 लाख का वॉल्यूम आपने करना है। तो 5 लाख का वॉल्यूम आपने करना था और अभी तक मात्र 2 लाख ही आप कर पाए। तो क्या आपको हिम्मत छोड़ देनी चाहिए कि 2 लाख ही हुआ, 2 दिन में 3 लाख कैसे होगा? तो जो गोल्टी रहते हैं, जो इंडिविजुअल गोल ओरिएंटेड व्यक्ति रहते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, वो पॉसिबिलिटीज में विश्वास करते हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने विश्वास रखना है कि 2 दिन में भी 3 लाख हो सकता है। जब आप अपने दिमाग को बोलेंगे ना कि 3 लाख कैसे हो सकता है, तो आपका दिमाग आपको कुछ आइडियाज देगा, कुछ थॉट्स देगा कि यस ऐसे 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 करके हो सकता है। तो आपका क्लियर गोल क्या होना चाहिए? आपकी सेल परचेज कितनी होनी थी और कितने हो गई है, तो वो क्लियर हो, कितनी बची हुई है अभी। आपका ए ग्रुप कितना जाना था, कितना चला गया, कितना बाकी है, और बी ग्रुप आपका कितना जाना था, कितना क्लियरिटी होनी चाहिए। तो उसमें आपने चेक करना है कि वो क्लियरिटी आपके पास है या नहीं है पेपर पे। लक्ष्य हर हाल में पाना है। ये एक बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है और ये आपको बहुत प्रेरित कर सकता है, क्योंकि आपको तो हमारे पास समय की कमी है, हम उसको तो उतना सुन नहीं पाएंगे, लेकिन ये आपको बहुत प्रेरित कर सकता है। बीच बीच में आप इसे सुन सकते हैं कि लक्ष्य को किसी भी हाल में मैंने प्राप्त करना है। तो ये इसके लिरिक्स हैं, ये आपको एनर्जी में भर देते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। गोल कैसे प्राप्त करना है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, तो मैं बहुत सारे कारण नहीं मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ 1-2 चीज़ों पे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। राइट, सेट प्रायोरिटीज। अगले 2 दिन, मैं 2 दिन इसलिए कह रहा हूँ बार बार आपको, आप बोलेंगे कि अभी तो 3 दिन है सर, 28 तारीख की तो अभी शुरुआत है, 28, 29, 30, लेकिन मेरा मानना है कि सितंबर जो महीना है ना, स्पेशल मंथ है, टारगेट मंथ है। इसमें 29 दिन होते ही नहीं, इसमें 30 नहीं, इसमें 29 होते हैं। जैसे फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो हमारी सारी वर्किंग प्लानिंग 28 के अनुसार होती है, हम क्लोजिंग 28 को ही कर देते हैं, क्योंकि 29 है ही नहीं। उस सितंबर में आप 30 दिन का महीना मत मानिए, इसको सिर्फ 29 का मानिए, क्योंकि जो लोग 30 का मानते हैं फिर वो कहीं ना कहीं नाराज और निराश हो जाते हैं कि सर मैं लक्ष्य इसलिए पूरा नहीं कर पाया क्योंकि साइट स्लो चली, पिकअप सेंटर वाले ने पिकअप सेंटर बंद कर दिया था, लाइट चली गई थी, मेरे पास तो वॉल्यूम तैयार था, बिल नहीं हो पाया बस। और जोड़ तोड़ के अगर बिल किया था तो वो किसी ने रिटर्न मार दी परचेज, तो फिर वो कहते हैं सर मैंने तो कर दिया था, अब हुआ नहीं तो मैं क्या करूं, किसी ने कर दिया। तो फिर वो क्लाइंट को बोलते हैं कि सर कंपनी में कुछ सिफारिश लगा दो। अब कंपनी हमारी चूंकि बड़ी कंपनी बन गई है, और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कंपनी का मतलब यही है कि जहाँ सिस्टम पे चलती हैं चीज़ें, इंडिविजुअल व्यक्ति के प्रभाव से नहीं चलती हैं। तो सिस्टम में अगर किसी ने अपना रिटर्न कर दिया है परचेज, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका वॉल्यूम कम आ गया है तो आप किसी सिफारिश के चक्कर में मत पड़े। कंप्यूटर किसी की सिफारिश नहीं मानता है, वो तो कमांड को मानता है और उसको कमांड ऑलरेडी दी हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये मानिए कि 29 सितंबर में कितने दिन? 29 दिन। तो इसको थोड़ा सा हम लोग, मैं यहाँ से बोलूँगा सितंबर में कितने दिन, और आपने वहाँ बैठे बैठे बोलना है 29। तो इसको 3 बार दोहराते हैं। सितंबर में कितने दिन? 29। सितंबर में कितने दिन? 29। तो बस आप अपने दिमाग पे कमांड दें, सितंबर में बस 29 दिन है। और आप महेंद्र यादव जी, प्रेमपाल जी और प्रेमलाल जी, रमेश वर्मा जी और कितने तमाम अचीवर हैं जिन्होंने 27 को ही पूरा कर दिया, 26 को ही पूरा कर दिया अपना टारगेट। तो आप भी लक्ष्य बनाइए कि मैंने 29 को ही अपना टारगेट पूरा कर लेना है। तो अब ये जो 2 दिन आपके पास में हैं, 28 और 29, इन 2 दिनों में आपका पूरा फोकस आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। पारिवारिक काम, सामाजिक काम, जितने भी काम हैं, आपके खुद के काम,
आपकी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिनचर्या भी अगर 2 दिन तक डिस्टर्ब होना तो हो जाए, कोई बात नहीं। राकेश शर्मा जी ने अपलाइन की दिनचर्या डिस्टर्ब कर दी कि नहीं सर आना ही है आपने, तो आप अपनी भी कर दीजिए, डाउनलाइन की भी कर दीजिए, अपलाइनों की भी कर दीजिए। पूरा फोकस आपके लक्ष्य के प्रति, पूरा फोकस, 100% कमिटमेंट, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेट करना। और मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सबक सीखा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कभी फेल नहीं हुआ था, और मैंने कभी बहुत ज़्यादा एकेडमिक एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ तीर भी नहीं मारे थे। लेकिन जब मैंने बीएड कर लिया था, उसके बाद मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, और मैंने एमए करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया था। और ये सोचा था कि साथ के साथ पढ़ाई करते रहेंगे और पेपर देने हैं। और पूरा साल पढ़ाई नहीं कर पाए, डेट शीट आ गई। डेट शीट आने के बाद में मैंने किताबें खरीदी और पढ़ना शुरू किया, डेट शीट आने के बाद में। और इस बार पास होना बहुत जरूरी था, फेल होने की संभावना है पूरी। क्यों? क्योंकि पूरा साल पढ़ाई नहीं की, किताबें नहीं थी। फेल होने की संभावना पूरी, पास होना जरूरी। पास होना क्यों जरूरी? क्योंकि बच्चों को मालूम था कि मास्टर जी परीक्षा देने गए हैं, और मास्टर जी अगर फेल हो जाएंगे, बच्चों को जो मालूम चलेगा, तो बच्चे पहले ही बात नहीं मानते हैं, पहले नहीं सुनते हैं। और फेल मास्टर की बात तो कौन सुनेगा? तो इसलिए पास होना बहुत जरूरी है। फेल होने की संभावना ज्यादा, पास होना जरूरी। ये प्रेशर था, उस प्रेशर की वजह से मेरी प्रायोरिटी बन गई कि मैंने किसी भी हालत में पढ़ाई करनी है। और जिंदगी में पहली बार 24 घंटे में मैं 20-20 घंटे पढ़ा, और उसका अप्रत्याशित परिणाम आया जो कभी सोचा नहीं था। और वो परिणाम था एक सर्टिफिकेट जो मुझे मिला। परीक्षा देने के बाद में जो परिणाम आया, एक सर्टिफिकेट मुझे मिला, और इस पे लिखा हुआ है शिवाजी कॉलेज दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट awarded to Surinder Vats, student of MA Final Sanskrit, for first position in college in annual university examination in the year 95-96। जो सर्टिफिकेट ये कह रहा है कि 95-96 के बैच में मैंने कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया था, जिंदगी में पहली बार। इसलिए क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सेट थी कि मैंने और कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ पूरा फोकस एनर्जी पे लगाना है। उससे पहले कभी ऐसा नहीं, एग्जाम होते थे, एग्जाम के टाइम पे वही रूटीन चलता रहता था, उतना फोकस नहीं था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप 27 दिन में कुछ ज्यादा बड़ा तीर नहीं मार पाए ना, ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन भी बड़ा काम करवा सकते हैं। आपने चुनाव में देखा होगा, अगर नेताजी 2 दिन, लास्ट वाले 2 दिन जम के काम कर लें और अपने बड़े से नेता की रैली करवा दें, तो माहौल बदल जाता है और हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता है। तो ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन की परीक्षा हो, चाहे चुनाव का समय हो, या फिर आपका सितंबर का महीना हो। तो ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी एनर्जी के साथ में फील्ड में निकल जाएंगे विश्वास करके, तो बड़ा काम हो सकता है। बस जरूरत इस चीज़ की है कि आप अपने लक्ष्य को पहले पेपर के ऊपर में पूरा करें। आपका जितना भी टारगेट मिसिंग है, उस मिसिंग टारगेट को पहले आप पेपर के ऊपर में लिखें कि किसने कितना वॉल्यूम कर दिया है। 10 मिनट निकालें, इस पे अपना स्ट्रक्चर खोल के एक बार देखें कि कहाँ कितना कितना आ गया है, और कितना कितना और बाकी, यहाँ से कितनी और संभावना बढ़ी है। तो अपने लक्ष्य को अगर आप पूरा होते हुए देखेंगे, तो फिर उम्मीद है कि आप हकीकत में उससे पूरा कर जाएंगे। मान लेते हैं आपका लक्ष्य है इमराल्ड, आपका लक्ष्य है, तो इमराल्ड पहले पेपर पे आप अचीव करें और फोकस करें अपनी डेप्थ के ऊपर में। आपका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, डेप्थ पॉइंट है, उस डेप्थ पॉइंट पे फोकस करें, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम निकालें, और ऊपर वाले लोग अपनी सेकंड लेगों में वॉल्यूम करें, तो आपका टारगेट पूरा हो सकता है। जैसे इस कैलकुलेशन में आप देखेंगे, हमने डेप्थ में एक तरफ हमने 3.5 पे फोकस किया, दूसरी में सेकंड लेग में 170 में किया, और धीरे धीरे ऊपर पहुंचते पहुंचते हम इमराल्ड के लेवल को हमने अचीव कर लिया है। और लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि
आपको जो और छोटे छोटे लक्ष्य मिले हुए हैं, राकेश शर्मा जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो सर ने बताया कि बहुत सारे टारगेट्स हैं, जयपुर का टूर है, गोवा का टूर है और हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के वन ऑफ द डिमांडिंग ट्रेनर दीपक बजाज जी की एक स्पेशल ट्रेनिंग दिल्ली में नवंबर में प्लान की गई है। तो ये जितने भी टारगेट्स आपके साथ में प्लान हैं, तो आप अपने बड़े टारगेट को इन टारगेट के साथ में अलाइन कर दीजिए कि आपके टारगेट को पूरा करने के लिए, आपके बड़े गोल को पूरा करने के लिए कितने दीपक बजाज जी वाले अचीवर होने चाहिए, कितने जयपुर वाले होने चाहिए, कितने गोवा। तो उस प्रकार से अगर आप अलाइन कर देंगे तो आप अपने लक्ष्य को पूरा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो हेल्पिंग टारगेट्स आपको मिले हुए हैं, जो आपके अपलाइंस ने आपके लिए क्रिएट किए हैं, आपके लिए काम आसान करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको दी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख के आप टारगेट को पूरा करें। एंड बिल्कुल हम लास्ट में हैं, सक्सेस लव स्पीड। अगर आपको सफलता पसंद है तो याद रखिए सफलता को रफ्तार पसंद है। सक्सेस लव स्पीड। डायरेक्ट सेलिंग RCM इज ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम से काम आसान हो जाता है, स्पीड से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो सितंबर आपके पूरे माहौल में ऊर्जा लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि हर महीने हम लोग ग्रोथ करनी है, ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान ने पकड़ लिया है। सितंबर से ज़्यादा हमने अक्टूबर में करना है, लेकिन सितंबर हमारे लिए किस प्रकार से काम करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्लाइड दिखा के थैंक यू बोल के। सितंबर हमारे लिए किस प्रकार से काम करेगा? सितंबर हमारे लिए उस प्रकार से काम करेगा कि जिस प्रकार से कोई गाड़ी रुक जाती है ना, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसको फिर धक्का मार के स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने RCM की शुरुआत की, बजाज चेतक स्कूटर से हमने शुरुआत की थी और उसके बाद में फिर एक पुरानी मारुति 800 हमने खरीदी। और चूँकि पुरानी थी और उस समय पैसे की बड़ी तंगी रहती थी, तो उसकी बैटरी थोड़ी वीक थी। तो गर्मी में तो बैटरी फिर भी काम करती थी, जब सर्दी आती थी तो सर्दी में वो कमज़ोर बैटरी जो है उसमें दिक्कत ये रहती थी कि वो सुबह स्टार्ट नहीं होती थी, ठंड मान जाती थी। तो स्टार्ट करने का एक ही तरीका रहता था, वो धक्का लगाना पड़ता था, फिर एक बार स्टार्ट हो जाती तो काम बन जाता था। तो उस समय ऐसा एक मेरा एक्सपीरियंस रहा। जब आप काम करते हैं ना, तो आपके काम करने से एक्सपीरियंस बनते हैं। तो पहले तो मेरे पड़ोसी हेल्प कर देते थे थोड़ी। सुबह मैं उनको बोलता कि सर थोड़ा सा धक्का लगाएंगे, स्टार्ट नहीं हो रही, तो लगा देते थे। अब पड़ोसियों को मालूम चल गया कि अरे धक्का लगाने का टाइम आ गया है, तो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। और आप किसी को घर से बैल बजा के बाहर निकालें कि भाई साहब आइए, बाहर आइए, थोड़ा गाड़ी को धक्का लगाइए, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं क्या करता था, हमारा घर जो था वो एक ऐसी सड़क पे था जहाँ पे लोग आते जाते रहते थे। तो मैं इंतजार करता था कि यार को आ जाएगा और किसी आते जाते को बोलूँगा कि भाई साहब थोड़ा धक्का लगा दो। तो अब मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि अगर एक ढीला सा व्यक्ति है, वो अकेला ही जा रहा है, और मैं उसको बोलूँ कि भाई साहब थोड़ा धक्का लगाओ, तो वो अनमने ढंग से तैयार तो हो जाता धक्का लगाने के लिए। तो जब वो धक्का लगाता, अब गाड़ी स्टार्ट होने को होती, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ती, तब तक उसकी एनर्जी खत्म हो जाती। मैं फिर उसको बोलता कि भाई साहब स्टार्ट होने ही वाली थी, बस एक बार प्रयास और करो आप। फिर वो अपनी एनर्जी, अपनी सांसों को थोड़ा संतुलित करके फिर धक्का लगाता, अकेला ही व्यक्ति ढीला ढाला। फिर गाड़ी स्टार्ट होने को होती, फिर उसका मोमेंटम टूट जाता, फिर गाड़ी का भी टूट जाता। तो ऐसा 4-5 बार वो धक्का लगाता, गाड़ी सरक तो जाती आगे लेकिन स्टार्ट नहीं होती। कई बार ऐसा होता था कि 4-5 लोग एक साथ में जा रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए। मैं उनको बोलता कि भाई साहब थोड़ा धक्का लगाएंगे। वो 5 लोग जब एक साथ में धक्का लगाते थे, तो एक ही झटके में गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, और एक बार स्टार्ट हो जाती थी फिर वो चलती रहती थी पूरा दिन। तो आप में से बहुत सारे लोगों की RCM की गाड़ी अभी बंद पड़ी, वो अटक गई है। कोई ओपनर के लेवल पे अटके हुए हैं, कोई ईगल और विनर पे अटके हुए हैं, कुछ लोग रॉयल्टी पे अटके पड़े हैं। तो ये सितंबर उस अटकी हुई रुकी हुई गाड़ी को स्पीड अप करने का महीना रहता है, ताकि सितंबर में आप स्टार्ट कर लो, और सितंबर में स्टार्ट करके फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर आगे ग्रोथ पैटर्न फॉलो करके फिर आगे आप बढ़ते रहो। तो अगर आप इस रुकी हुई गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास में 2 दिन बचे हैं, क्योंकि सितंबर 29 का महीना है।
30 तो है ही नहीं, आज और कल 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में आपने क्या करना है? इन 2 दिनों में आपने T20 की तरह खेलना है। T20 का फॉर्मेट आपको मालूम है। कई बार टेस्ट मैच में भी जब समय कम बच जाता है, रन बनाने होते हैं, टेस्ट मैच में 5 दिन वाले मैच में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि टेस्ट मैच को T20 की तरह खेलना पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको मालूम होगा। और कई बार वनडे को भी हम T20 की तरह खेलते हैं और T20 को तो T20 खेलते ही हैं। तो ये जो हमारा टेस्ट मैच है RCF, तो सितंबर वनडे का काम करता है, लेकिन अब वनडे वाला समय भी चला गया, अब समय आ गया T20 के फॉर्मेट में खेलने। तो T20 में हीटर चाहिए हमें। तो आपकी टीम के जो हीटर हैं वो कौन कौन हैं, और हीटर में भी किन प्रोडक्ट के ऊपर में काम किया जा सकता है। अब वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट पे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि GST आने से रेट तो कम हुए हमारे, वो तो एक फ़ायदा हुआ ही हुआ। रेट कम हो गए और वॉल्यूम वही है, परचेज वॉल्यूम वही है, तो जो हमारा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम था वो बढ़ गया। मतलब पहले अगर 1 लाख DP के प्रोडक्ट में जितना वॉल्यूम बनता था, अब 1 लाख DP में वॉल्यूम ज़्यादा बनेगा, क्योंकि खरीदारी कम हो गई। GST उस पर लागू नहीं हो रहा उस प्रोडक्ट के ऊपर में, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है। तो ये हमारे लिए ऊपर वाले ने एक और हेल्प कर दी हमारी। तो आपने क्या करना है, उन प्रोडक्ट के ऊपर में ज़्यादा काम करना है जिनसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है। और 2 ही दिन बचे हुए हैं, वर्किंग आवर्स आप अपने बढ़ा लीजिए और पागलों की तरह देखिए काम करना पड़ेगा। आप पूरा महीने से कर रहे होंगे नो डाउट, लेकिन लास्ट मोमेंट है। इलेक्शन कैंपेन में जैसे रहता है ना, नेताजी को लगता है यार 2 दिन ही बचे हैं, और वो दिन, वो बाकी पूरा महीना अगर वो 18 दिन काम करता है तो फिर वो लास्ट वाले दिन 24 घंटे काम करता है। वही वाला समय हमारे पास में बचा हुआ है, वही वाला ड्यूरेशन हमारे पास में बचा हुआ है। तो इसकी पूरी गंभीरता और प्लानिंग के साथ में काम कीजिए। प्लानिंग बहुत मायने रखेगी। आप थोड़ा सा आपको नेट पे बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ कितना वॉल्यूम है, तैयार है, और हर हाल में लक्ष्य को पाना है। तो फिर टीम का वो ना प्लान बी भी आपके पास में होना चाहिए। प्लान ए काम नहीं कर रहा तो फिर प्लान बी क्या है आपके पास में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि लक्ष्य तो हर हाल में पूरा करना है। जमाने को अगर दिखाना है, BC सर ने जो विश्वास हमारे ऊपर में किया है कि ये टीम जो राकेश शर्मा जी और प्रमोद गुलाटी जी की डायरेक्शन में काम कर रही है, ये टीम बड़ा काम करेगी इस महीने पे, अगर उस विश्वास को दिखाना है तो फिर टीम प्लान बी भी हमारे पास में होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण 2 दिन आपके पास में बचे हुए हैं, अंतिम 2 दिन बचे हुए हैं, और मेरा अपना ये मानना है कि ऊपर वाले ने मुझे इसलिए आपके बीच में भेजा है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं अगर कृपा अटकी हुई थी तो वो कृपा जो है आज की इस मीटिंग के बाद में आप पे पूरी ऊपर वाले की बरसे, थोड़ी सी एक और दिशा निर्देश मिले, थोड़ा सा एक और मोटिवेशन आपके अंदर में आ जाए। तो मैं परमात्मा का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आपके बीच में भेजा और आपने पूरा समय लिया। सो बहुत सारे साथी गुरुकुल में जुड़ने वाले होंगे तो समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो आप सब साथियों का बहुत बहुत आभार, और विशेषकर प्रमोद गुलाटी जी का और राकेश शर्मा जी जैसे जो बड़े नायाब तोहफे परमात्मा ने अपलाइन के रूप में आपको दिए हैं। तो ये आपके लिए एक और बड़ा अवसर है, एक और बड़ा खुश होने का मौका है। तो RCM के लिए तो आप परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, साथ में इसलिए भी धन्यवाद दीजिए कि दुनिया की सबसे अच्छी LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपके पास में है। इसका आपको गर्व भी होना चाहिए और आपको गुमान भी होना चाहिए कि दुनिया की सबसे अच्छी लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपके पास में है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल।